और जब वो मछुआरा उस आइलैंड के पास पहुंचता है तो उसे वो मिला जिससे आगे चलकर पूरे जापान को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। उनके हाथ ये चीज लग तो गई थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसे अब बाहर कैसे निकाला जाए। और जब वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ आने लगे तो उनके लिए आइलैंड पर ही कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाने लगे थे। लेकिन तभी उस कंपनी का डार्क फेस सामने आ जाता है। वर्कर्स को जबरदस्ती बहुत ही हार्श कंडीशन में काम कराया जाता था, इसीलिए इस काम में कई सौ वर्कर्स की जानें भी चली जाती है। साल 1810 जापान के नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर एक मछुआरा समंदर में मछली पकड़ रहा होता है कि उसे एक आइलैंड के करीब काले काले बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं। वो काले पत्थर क्या है उसे अच्छे से जानने के लिए जब वो आइलैंड के पास जाता है तो पता चलता है कि ये काले पत्थर कुछ और नहीं बल्कि कोल है। और ये कोल की फर्स्ट डिस्कवरी थी जापान में, जिससे जापान को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। वो इसलिए जिस टाइम कोल मिला उस वक्त जापान अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर रहा था। उनके मशीन्स और इंजन्स को चलाने के लिए कोल की डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल निकलती है। आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर दूं, जिस आइलैंड पर कोल की डिस्कवरी हुई उसका नाम हशीमा है और कोल की डिस्कवरी के बाद से ही ये एक कोल माइनिंग का हब बन जाता है। अब लोगों के हाथ कोल का खदान तो लग गया था, पर प्रॉब्लम अब ये आ रहा था कि उस कोल को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास बड़ी मशीन्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोल बाहर निकाल सके। इसीलिए ये लोग कुछ मामूली टूल्स के साथ साथ अपने हाथ से ही कोल को बाहर निकाला करते थे। और ये सिलसिला ऐसे ही 1810 से 1850 तक चलता रहा। उसके बाद साल 1869 में मित्सुबिशी कंपनी, जो उस वक्त एक शिपिंग कंपनी हुआ करती थी, उसने इस आइलैंड को 1 लाख जापानीज येन देकर खरीद लेता है। मित्सुबिशी के हाथ लगते ही मानो इस आइलैंड का पूरा नक्शा ही बदल गया था, क्योंकि इस कंपनी के आते ही इसने सबसे पहले इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करके पूरे आइलैंड को सही कराया। गहराई से कोल निकालने के लिए यहाँ शाफ्ट भी लगाए गए जो कई किलोमीटर जमीन के अंदर ड्रिल करके कोल निकाल सकते थे। हर तरफ समंदर से घिरे हुए होने की वजह से आइलैंड पर टाइफून्स बहुत आते थे। इसी का सॉल्यूशन निकालकर आइलैंड के सारे तरफ ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए गए ताकि वो समुद्री लहरों से खुद को बचा सके। और ये दीवार बनाते ही इस आइलैंड का शेप एक शिप की तरह लगने लगा था। और इसी टाइम से इस आइलैंड को लोग बैटलशिप आइलैंड कहकर भी बुलाने लगे थे। उसके बाद साल 1916 में जब ज्यादा वर्कर्स काम करने आने लगे तो उन लोगों ने वर्कर्स के लिए ही आइलैंड पर ही कुछ कंक्रीट के बिल्डिंग्स बना दिए ताकि वो और ज्यादा वर्कर्स को रख सके कोल निकालने के लिए। सारी चीजें सही करने के बाद अब ये लोग इस आइलैंड से हर साल तकरीबन 4 लाख टन कोल निकाल लिया करते थे। और अच्छे खासे तादाद में वर्कर्स होने के बाद भी अब वर्कर्स आना रुक नहीं रहे थे। और तो और अब वर्कर्स अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे थे। और इसका सबसे बड़ा और मेन रीजन है यहाँ की सारी फ्री की फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ रहना तो बिल्कुल फ्री था, सिर्फ इन्हें कोल निकाल कर देना होता था बस। जब फैमिलीज आने लगी तो मित्सुबिशी कंपनी ने वहाँ और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिए। इस बार उन लोगों ने सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि स्कूल, किंडरगार्टन, हॉस्पिटल, टाउन हॉल, कम्युनिटी सेंटर, एंटरटेनमेंट के लिए क्लब हाउस, सिनेमा, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और वो सारी चीजें बनवाई जो एक इंसान को जरूरत होती है रहने के लिए, ताकि जो लोग यहाँ आए उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। यही सारी चीजें देखकर 1959 में हशीमा आइलैंड पर इतने लोग काम करने आ गए जिससे यहाँ की पॉपुलेशन पीक पर पहुँच जाती है। और जितने भी बिल्डिंग्स लोगों के लिए बनवाए गए थे वो सारी एकदम फुल हो गई थी। इतना कि अब लोगों को एक रूम के हर छोटे से छोटे हिस्से में भी एडजस्ट करना पड़ रहा था। और लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि उन्हें 1 हेक्टर में 800 से ज्यादा लोगों को रहना पड़ रहा था। 1 हेक्टर में कितना स्पेस होता है इससे समझने की कोशिश करो। उस टाइम पर मॉडर्न जापान के सबसे डेंसली, सबसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर 1 हेक्टर में सिर्फ 141 लोग, 141 लोग रहते थे। और वहीं हशीमा आइलैंड पर 800 से ज्यादा लोग। पर खैर, इस आइलैंड का इससे भी ज्यादा डार्क फेस है, जिस वजह से लोग इसे घोस्ट आइलैंड भी कहते हैं। वर्ल्ड वॉर के 9 साल पहले से और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, मतलब 1930 से 1940 के बाद तक जो कोरिया में नए लोग आ रहे थे उन्हें, और चाइना में जो जेल में कैदी थे उन्हें जबरदस्ती इस आइलैंड पर भेजकर उनसे बहुत ही हार्श कंडीशन में काम करवाया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 800 से ज्यादा लोग तो सिर्फ जबरदस्ती कोरिया से ही लाए गए थे। लाने के बाद सभी वर्कर्स को जबरदस्ती बहुत ही हार्श कंडीशन में काम कराते थे और इसी कारण 100 से ज्यादा लोगों की जान
जाने भी चली गई थी। कभी कोई अंडरग्राउंड एक्सीडेंट के कारण, कभी बहुत गर्मी की वजह से और कभी तो माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण। कई लोग इस काम से आजाद होने के लिए आइलैंड के दीवार से जंप कर भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मेनलैंड दूर होने की वजह से लोग बीच में ही हाइपोथर्मिया से दम तोड़ देते थे। पर उन्हीं में से एक कोरियन वर्कर सू जुंग वू वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और तब उसने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उसे और उसके साथ एक और लड़की को उसके गांव से जबरदस्ती ट्रक में बिठाकर पहले तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस लेकर जाया जाता है, जहां इन लोगों ने देखा कि हजारों की तादाद में बाकी के कोरियंस को भी वहीं रखा गया है। हैरानी की बात तो ये है कि उन सभी की उम्र 14 से 20 साल के बीच में ही थी। उसके आगे सू जुंग वू बताता है कि उसकी अगली सुबह फिर हमें एक ट्रक से किसी सिटी में ले जाया गया। उसके बाद कई और जगह ले जाने के बाद जब हम नागासाकी पहुंचे तो वहां एक रात रुककर उसके अगले दिन हम सबको हशीमा आइलैंड की तरफ भेज देते हैं। उसके बाद आगे सू जुंग वू बताता है कि मैं ये सोच रहा था कि ये लोग मुझे कहीं भी लेकर चले जाएं, लेकिन मौका मिलते ही मैं वहां से भाग निकलूंगा। और जब मैं हशीमा आइलैंड पहुंचा तो मैंने वहां अपनी सारी उम्मीदें खो दिया, क्योंकि हर तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें और उसके बाद हर तरफ समंदर ही समंदर दिखाई दे रहे थे। छोटे से छोटे रूम में 7 से 8 लोगों को रहना पड़ रहा था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था और भी बहुत कुछ, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहां से बच निकला। और उसके बाद साल 1963 में इसी साल से मित्सुबिशी कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि अब पेट्रोल की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसीलिए कोल की डिमांड अब बहुत तेजी से गिरते जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने कोल को इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसीलिए जो वर्कर्स हशीमा आइलैंड पर काम कर रहे थे उनको मित्सुबिशी कंपनी धीरे धीरे करके उन्हें अपने दूसरे किसी ब्रांच में शिफ्ट कर देता है। और उसके बाद 15 जनवरी 1974 के दिन ऑफिशियली इस माइन हब को खाली कर बंद कर दिया जाता है। 35 साल बंद रहने के बाद 22 अप्रैल 2009 में कई कंट्रोवर्सी होने के बाद हशीमा आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर इसे टूरिस्ट के लिए फाइनली ओपन कर दिया जाता है, जहां लोग जाकर अब इसकी हिस्ट्री को जान सकते हैं। शुक्रिया।